So good evening, and I welcome you all. And today onwards, we are going to start basic computer skills syllabus for second and fourth semester. सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर बैचलर ऑफ आर्ट्स में बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है और आज से इसकी हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन फर्स्ट है जिसका आपको रिकॉर्डिंग क्लास की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर आप क्लास मिस करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्लास ऑनलाइन लाइव लेने की कोशिश करिए। एंड बाई चांस किसी प्रॉब्लम की वजह से आप कहीं गए हो या नहीं ले सकते हो, देन ओनली गो फॉर यूट्यूब, जहाँ पे आप अपने सेशन को देख सकते हो, क्लासेस रिकवर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिलेबस। सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोर्स कंटेंट्स कि आपके आखिर कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो जो आपका पूरा सिलेबस है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का, ओवरऑल उसको ना 15 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। हालांकि सिलेबस 15 यूनिट्स में है, बट अगर बात की जाए तो मेजर जो टॉपिक्स होंगे आपके, वो मेन टॉपिक आपके रहने वाले हैं टोटल 7 से 8, जिसमें आप कंप्यूटर के बेसिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इंटरनेट के बारे में, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and lastly Microsoft Outlook and MS Office on Internet। तो अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूँ ना, तो ब्रॉडली आपके सिलेबस में टोटल 7 से 8 यूनिट्स हैं, 7 से 8 टॉपिक्स होंगे जिनको हम ओवरऑल कवर करेंगे 15 यूनिट्स में। सबसे पहली जो आपकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेसिक्स। बहुत सिंपल सी यूनिट है जिसमें हम कंप्यूटर की डेफिनेशन, कई सारे जो टर्म्स है कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, एंड वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीजें हम फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू विंडोज 10, मेजरली इसमें हम देखेंगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज 10 क्या है, विंडोज 10 के क्या क्या फीचर्स हैं, अलग अलग एडिशंस। हाँ जी, ये सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों की क्लास है। इसमें बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जिसके पास है एज वोकेशनल कोर्स, उन सभी के लिए क्लास है। विंडोज 10 के एप्लीकेशंस और विंडोज एक्सप्लोरर की इंपॉर्टेंस, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है उसकी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे यहाँ पर। एंड देन थर्ड यूनिट आपकी होगी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि एक नेटवर्क क्या होता है। इंटरनेट को समझने से पहले हमें समझना होगा एक नेटवर्क के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, एंड देन हाउ इंटरनेट हैज इवॉल्व्ड। जो आज हम इंटरनेट देखते हैं वो किस तरीके से बना, कैसे इवॉल्व होता हुआ हम तक पहुंचा है, कितने तरीके होते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, और कितने तरह के वेब ब्राउजर्स होते हैं। बहुत सारी चीजें वी विल डिस्कस। फिर उसके बाद में एक यूनिट है आपकी गूगल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउजर होता है। गूगल क्रोम या गूगल जो कंपनी है, वो वेब ब्राउजर के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, उनका आप कहाँ यूज कर सकते हो, वो सारा कुछ हम देखेंगे यूनिट 4 में। एंड देन फिर यूनिट 5 से स्टार्ट होगा आपका 5 6 7 8 जो 4 यूनिट रहेगी, और आई होप 5 6 और 7 यूनिट ही। फिफ्थ यूनिट, 6 यूनिट एंड 7th यूनिट, ये तीनों यूनिट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे फॉन्ट यूज किया जाता है, कैसे पैराग्राफ, टेक्स्ट और पैराग्राफ एडिटिंग मेनली आपके में ये होगा पहले, लिस्ट को कैसे यूज करते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग होती है, डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें। उसके बाद की जो 4 यूनिट होंगी, यूनिट नंबर 8 9 10 एंड 11, 8 9 10 11, ये 4 यूनिट होंगी आपकी एमएस एक्सेल से रिलेटेड। एमएस एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन योर सिलेबस। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एमएस एक्सेल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होगी
बहुत सारी अच्छी और पावरफुल चीजें इसमें हम सीखेंगे, फॉर्मूलाज, फंक्शंस, डेटा एनालिसिस और काफी सारी चीजें वो हम इसमें देखेंगे। जिसमें आपका सबसे पहले होगा स्टार्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एमएस एक्सेल, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। सेल रेफरेंसिंग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर डेटा एनालिसिस और डेटा सिक्योरिटी में किस तरीके से काम आता है, और फाइनली रिपोर्ट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं एक डेटा से रिलेटेड। उसके बाद आपका कोर्स में आएगा जो अगली यूनिट होगी, दैट विल बी रिलेटेड टू एमएस पावर पॉइंट, जिसमें पावर पॉइंट क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, फिर एमएस आउटलुक है, एंड देन एमएस ऑफिस ऑन मोबाइल। ये सारी चीजें जो है आप अपने इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप काफी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सो सबसे पहले ना हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली यूनिट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेसिक्स। चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अगर बात की जाए कंप्यूटर वर्ड की, कंप्यूटर वर्ड जो है कहाँ से आया है, तो कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोन एज कंप्यूटर। जो कंप्यूटर वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, काउंट करना, थिंक करना या सम अप करना। तो कंप्यूटर, मैं हर उस मशीन को कहूंगा, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी भी तरह की मशीन जो है अगर मैं उसका यूज कैलकुलेशन के लिए या काउंटिंग के लिए कर सकता हूँ, तो हर उस तरह की मशीन को कंप्यूटर सिस्टम हम कह सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड कंप्यूटर। टेक्निकल डेफिनेशन जो राइट हैंड साइड पर लिखी है ये बोलती है, ए कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accepts raw data as input and processes it with a set of instructions to produce the result as output। बहुत सारी चीजें इसमें बोली गई हैं, इसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो ये है कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब, देखो सबसे पहली चीज तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं मेजरली वो काम करते हैं आपके ऑल्टरनेटिंग करंट पर। हमारे घरों में जो बिजली आती है, हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि आपका कूलर है, फ्रिज है, एसी है, और कई सारी चीजें इस तरह की, जिनको हम डायरेक्टली, जिनका वायर प्लग जो होता है वो लगा देते हैं स्विच बोर्ड में एंड डायरेक्टली उसको यूज करते हैं, वो सारे डिवाइसेस होते हैं आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जिनमें ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज किया जाता है ऑपरेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस होते हैं जिनको हम कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन मोबाइल फोन हुआ हमारा, लैपटॉप हुआ, और भी कई सारे इस तरह के जो डिवाइसेस हैं, उनको एडेप्टर का यूज करके लगाया जाता है। बिना एडेप्टर के आप अगर डायरेक्ट उनको करंट दे दोगे तो वो जल जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि वहां वो डिवाइसेस जो है ऑल्टरनेटिंग करंट को सपोर्ट नहीं कर सकते, उस वोल्टेज को वो सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए डायरेक्ट करंट। तो ऐसे डिवाइसेस जो डीसी करंट पे काम करते हैं, डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों में डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इनको हम चार्ज करते हैं तो चार्जर में सबके साथ में एडेप्टर आता है, उस एडेप्टर का काम होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, प्रोग्रामेबल का मतलब हम अपने हिसाब से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, एक कंप्यूटर एज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसे प्रोग्राम किया जा सकता है, अपने हिसाब से इसे काम करवाया जा सकता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स का यूज करके उस इनपुट को प्रोसेस करता है, और फाइनली फिर हमको एक आउटपुट ला करके देता है। बहुत डिटेल में समझेंगे हम आगे चल के, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, सब चीजें हम आगे चल के देखेंगे। A computer is an electronic device that processes data to perform various tasks। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है कई सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि सिंपल कैलकुलेशंस से लेकर के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग।
हर जगह आज के टाइम में कंप्यूटर का यूज हो रहा है, चाहे सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लो, चाहे साइंटिफिक कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन के लिए आप सुपर कंप्यूटर का यूज कर लो। हर एक फील्ड में आज के टाइम में कंप्यूटर सिस्टम का प्रेजेंस आपको मिलेगा, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे साइंटिफिक एप्लीकेशन हो, चाहे मिलिट्री हो, हर जगह कंप्यूटर सिस्टम का एप्लीकेशन है। हु डेवलप कंप्यूटर, कंप्यूटर आखिर बनाया किसने है? तो एज सच हम किसी एक पर्सन को हम ये खिताब नहीं दे सकते कि हाँ इन्होंने ही सिर्फ कंप्यूटर बनाया है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर्स, कई सालों के ड्यूरेशन में कई लोगों ने इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन किए हैं। हम देखेंगे कई, एक लिस्ट पूरी होगी हमारे पास पायनियर्स की, ऐसे लोगों की जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। ऐसे सभी जो बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स रहे हैं, उन सभी की हम लिस्ट देखेंगे कि किसका कहाँ और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कंप्यूटर फील्ड में। उनमें से एक अभी आपको याद रखना है, एक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक फिजिसिस्ट थे जॉन मैकॉली, और एक इंजीनियर थे प्रेस्पर एकर्ट। जॉन मैकॉली एंड प्रेस्पर एकर्ट, ये दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में थे। इन्होंने क्या है, दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। बहुत लंबा हो गया नाम, ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब जिसको हम अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सके, उसे अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं, प्रोग्रामेबल। जनरल पर्पस, जनरल पर्पस का मतलब वो सबके लिए ओपन था, उसको कोई भी यूज कर सकता अपने नॉर्मल काम के लिए। इलेक्ट्रॉनिक था, यानी कि वो डीसी सिग्नल पे काम करता था, डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करता था। और डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब डीसी सिग्नल पे काम कर रहा है, और डिजिटल का मतलब डिस्क्रीट सिग्नल पे भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 0 और 1 के फॉर्मेट में डेटा की प्रोसेसिंग हुई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो सबसे पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो जॉन मकॉली और प्रेस्पर एकर्ट ने मिलकर के डिजाइन किया था, बनाया था, दैट वाज नोन एज एनईएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यहाँ से एक कह सकते हैं एक एरा स्टार्ट हुआ जहां से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स जो है बहुत फेमस होना स्टार्ट हुए। हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे जो कई सारे पायनियर्स हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस फील्ड में। उसके अलावा और भी कई सारे लोग रहे हैं, कई सारी जो इन्वेंशंस रही हैं, सारी की सारी चीजें, पूरी की पूरी लिस्ट बनी पड़ी है। बढ़िया तरीके से उसको पढ़ेंगे, ठीक। उससे पहले बहुत ही बेसिक सी चीज और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? अगर आप बेसिक कंप्यूटर स्किल्स पढ़ रहे हो या फिर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो एंड यू डोंट नो अबाउट चार्ल्स बेबेज एंड हिज इन्वेंशंस, देन यू हैव स्टडीड नथिंग। भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर उनको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। क्यों? क्योंकि उन्होंने 19th सेंचुरी में कई सारे इन्वेंशंस, कई सारे कॉन्सेप्ट्स, कई सारे डिजाइन ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से ये फील्ड जो है वो बहुत आगे बढ़ा। उसी में से कई सारी इनकी इन्वेंशंस में से एक है एनालिटिकल इंजन। सबसे पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर देखो कुछ इस तरीके का दिखता था। कंप्यूटर सिस्टम शुरुआत से ही नहीं ऐसे आए हैं जो आज हम यूज करते हैं, धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। पहले वो मैकेनिकल डिवाइस थी, फिर वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हुई, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुई, धीरे धीरे ना उनका एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन जब टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से भाई 16th सेंचुरी में एबेकस का यूज किया जाता था। एबेकस के बाद में पास्कल्स, वो नेपियर्स बोन्स नाम का एक डिवाइस आया, फिर पास्कल्स मशीन आई। उस तरीके से बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस धीरे 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 करके अपग्रेड होते गए। आज के टाइम में जो कंप्यूटर चल रहे हैं, आज से 50 साल बाद ऐसे कंप्यूटर्स नहीं होंगे, इससे और ज्यादा एडवांस होंगे। आज से 50 साल पहले इतने एडवांस नहीं थे जितने आज हैं। तो धीरे धीरे टाइम के साथ में चीजें इवॉल्व होती हैं और उनमें नई नई चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते जाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने 19th सेंचुरी में जो सबसे पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, दैट वाज एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के अलावा इनकी और एक इन्वेंशन थी, दैट वाज डिफरेंशियल इंजन। ठीक है। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, फादर ऑफ कंप्यूटर,
एनईएक की फुल फॉर्म, एनईएक किसने बनाया, ये चीजें आपको याद रखनी है। एनईएक के अलावा और भी कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं। फिर हम चलते हैं आगे, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। बेसिक टर्म्स में अगर बात करें हम, या फिर हम जो नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम में चीजें देखते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो होता है हमारे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का हर वो कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को कहा जाता है हार्डवेयर। जितनी भी चीजें आपको दिखाई देनी है, जिन्हें छू सकते हो, इन द सेंस आप उन्हें उठाओ, फेंको, तोड़ो फोड़ो, कुछ भी कर सकते हो उनके साथ में, तो वो सारे के सारे डिवाइसेस हार्डवेयर होते हैं। एक सिंपल सा वर्ड इनके लिए यूज होता है, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसे छुआ और फील किया जा सके। उसके कंट्राडिक्टरी होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, अगर हार्डवेयर टेंजिबल है तो सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल है, उसको आप छू नहीं सकते हो, आप बस उसे फील कर सकते हो। हाँ भाई, आपके कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, आप उसका यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज आपको हाथ में कोई एक खिड़की जैसी दे जाए और आप उसे तोड़ दो फोड़ दो, कुछ भी करना हो उसके साथ, वो नहीं कर सकते हो आप। सॉफ्टवेयर आर इंटेंजिबल, उन्हें छुआ नहीं जा सकता है, उन्हें सिर्फ यूज किया जा सकता है, दैट्स इट। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट टास्क। सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जिनका हम यूज करते हैं उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा हार्डवेयर सिर्फ डिब्बा है और कुछ भी नहीं। और अगर हमारे पास सिर्फ हार्डवेयर हो या सिर्फ सॉफ्टवेयर हो, तो सॉफ्टवेयर, भाई सॉफ्टवेयर से चलाओगे किसे? वही सिंपल सी बात हो गई, अगर बस खड़ी हुई है, ड्राइवर नहीं है तो बस नहीं चलेगी। ड्राइवर है और उसके पास बस नहीं है तो वो चलाएगा ही क्या? वही मेन चीज होती है हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही चाहिए होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। इनमें से एक भी चीज मिसिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन सबसे जरूरी तरह का सॉफ्टवेयर होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ काम नहीं होने वाला। अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर में एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बनाया ही पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए गया है। सेकंड यूनिट में ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या इसके काम होते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बहरहाल, इसके एग्जाम्पल अगर देखे जाए तो हमारे विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स और एंड्रॉइड और आईओएस, कितने भी नाम ले लो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। भाई सिंपल सी चीज है, अगर आपके लैपटॉप है आपके पास और लैपटॉप में विंडोज नहीं है, आपने अगर इंस्टॉल करी, तो वो लैपटॉप नहीं चलेगा, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, कितना भी महंगा लैपटॉप ले लो, बिना विंडोज के या बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के वो नहीं चलने वाला। मोबाइल फोन ले लो, कितना महंगा से महंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी महंगा मोबाइल फोन ले लो, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगला टर्म है मदरबोर्ड। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, या मोबाइल फोन होता है, या लैपटॉप होता है, उस पे एक छोटी सी प्लेट होती है। वो जो प्लेट होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, जिसके हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो मदरबोर्ड है ना, वो पूरे हमारे कंप्यूटर का, मोबाइल का, लैपटॉप का सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट होता है। जितनी भी दुनिया भर की चीजें हम लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में लगाएंगे, जितनी भी दुनिया भर की चीजें हम अपने डिवाइस में लगाएंगे, उसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करना होगा। मदरबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल सर्किट। देखो, आज यहाँ से आगे अगर मैं डिवाइस बोलूंगा ना, अगर मैं डिवाइस वर्ड यूज करता हूँ, तो आप समझ जाना हर तरह की चीज की बात हो रही है, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, टैबलेट हो, आईपैड हो, कुछ भी हो। हर तरह के कंप्यूटर की अगर मैं बात करूंगा तो मैं उसको डिवाइस बोलूंगा, और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक चीज की बात करनी होगी तो मैं उसका नाम लूंगा। अगर डिवाइस यूज कर रहा हूं तो डिवाइस जनरल टर्म है, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है? तो कोई भी अगर डिवाइस है मेरे पास, उस डिवाइस में एक मदरबोर्ड होता है, जिसपे दुनिया भर के जितने भी कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर में होते हैं, सब के सब जुड़े हुए होते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है, देखो यहाँ पे। हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम के पीछे कई सारे वायर्स होते हैं, कई सारे क्या कनेक्टर्स होते हैं, जिसमें हम पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, लैन केबल वगैरह वगैरह सारी चीजें जिसमें हम कनेक्ट करते हैं जाके। ये फाइनली क्या है, कनेक्ट तो मदरबोर्ड पे ही हो रहे हैं ना।
मदरबोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सीपीयू। ये देखो, ये रहा सीपीयू बीच में लगा हुआ है, दिख रहा है सीपीयू। अब होता क्या है, कई लोगों को मिसकंसेप्शन जो सबसे पहला होता है, कुछ हाँ कुछ मिसकंसेप्शंस भी है 4-5 कंप्यूटर वर्ल्ड में, उसको भी हम क्लास में चलते जाएंगे, जब जब वो चीजें आएंगी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, एक मिसकंसेप्शन जो लोगों को लगता है वो ये है कि, देखो पहली चीज, ये जो डिब्बा रखा हुआ है ना, ये डिब्बा रखा हुआ है, कई लोगों को लगता है कि ये डिब्बा जो है ये सीपीयू है। कई लोगों को ये लगता है कि ये जो डिब्बा है इसी को सीपीयू कहते हैं। तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा सबसे पहले कि ये डिब्बा इज नॉट सीपीयू। इस डिब्बे को कहा जाता है कैबिनेट या केसिंग। इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। ये सिर्फ क्या, एक कैबिनेट है, बाहर की कवरिंग है, ये और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सारी चीजें इकट्ठा करके लगाई जा रही है। ये जो दिख रही है ना, छोटी सी नाखून बराबर की चिप होती है या थोड़ी सी बड़ी होती है, तो जो छोटी सी चिप होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ये होती है हमारी मेन सीपीयू या प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं। ये होता है हमारा मेन सीपीयू। ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू है, छोटी सी चिप। इस चीज को ध्यान रखना, आप लोग भी कंफ्यूज मत होना इसमें। अगले बेसिक टर्म की बात करें जाए तो आ गया हमारा सीपीयू। क्या है सीपीयू भाई? कंप्यूटर सिस्टम की ना सबसे इंपॉर्टेंट छोटी सी चिप, जो हर एक काम कर रही है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने से लेकर के कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, सारे परफॉर्म करने का काम होता है सीपीयू का। अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है। ठीक है, सीपीयू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी मुझे सिर्फ एक बेसिक टर्म डिस्कस करना है। सीपीयू जो है ना, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे हम रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी एक वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है, यानी कि जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हो ना, जब भी कोई आप ऐप ओपन करते हो तो वो ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले रैम में लोड किया जाता है, और रैम में लोड करने के बाद उसको सीपीयू में भेजते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ये जो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर जो बन रहा है ना, कि आप कोई भी ऑन करोगे अपने, मान लो अपने अपने लैपटॉप में या मोबाइल फोन में कोई ऐप ओपन किया, वो ऐप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में उस ऐप की डिटेल्स रैम के ऊपर जाके सेव होंगी। फिर उसके बाद सीपीयू रैम से वो डेटा लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और रैम में ही सेव कर देगा। यानी कि जो मेन स्टोरेज हो रहा है वो रैम में हो रहा है। तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर बनता है ना, इसको कहा जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, और टू बी मोर स्पेसिफिक, इसका नाम होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो सारी डिवाइसेस जिनका यूज हम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में डेटा देने के लिए, और आउटपुट डिवाइसेस वो सारी डिवाइसेस जिनका यूज हम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम से आउटपुट लेने के लिए। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है, वगैरह वगैरह सारी की सारी चीजें इनपुट डिवाइसेस है। और आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो अभी जो मैंने टर्म यूज किया ना, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, तो वॉन न्यूमैन भैया जो थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको कोई कंप्यूटर बनाना है ना, तो आपको एक कंप्यूटर बनाने के लिए तीन चीजें लगेंगी। क्या तीन चीजें लगेंगी? सबसे पहले अपने को चाहिए होगा एक प्रोसेसर, फिर अपने को चाहिए होगी एक मेमोरी, और अपने को चाहिए होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ये तीन चीजें अगर भैया आपके पास है तो आप कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हो। बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी एडिशनल होंगी, परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो वॉन्यूमेंट भैया ने क्या बोला कि अगर आप मुझे तीन चीजें ला के दे दो, क्या ला के दे दो? इनपुट आउटपुट डिवाइस ला के दे दो, प्रोसेसर ला के दे दो, एक रैम ला के दे दो, यानी कि मेमोरी ला के दे दो, मैं कंप्यूटर बना के दे दूंगा। दैट्स इट। ये तीन चीजें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में बोली गई कि टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनल, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड। और ये तीन चीजें हैं, पहला सीपीयू, दूसरी रैम, सीपीयू हमारा प्रोसेसर है, रैम हमारी मेमोरी है, एंड लास्टली हमारे पास है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद जितनी चीजें डिस्कस करते हैं, सबसे पहले बाइट और बाइनरी के बारे में डिस्कस करें।
कंप्यूटर सिस्टम जिस भाषा में काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम जिस भाषा में काम करता है, उस भाषा को कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन टू डिजिट्स 0 and 1 यूज्ड बाय कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। अबे कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही तो है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होगा? या तो बिजली होगी या बिजली नहीं होगी। अगर बिजली है तो उसको मैं 1 बोलूंगा, अगर बिजली नहीं है तो मैं उसको 0 बोलूंगा। बस सिंपल सा है। इसी के बेसिस पे सारा सिग्नल बनता है, इन्हीं सिग्नल्स के बेसिस पे सारा काम कैलकुलेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो वो डिवाइस किस पे काम करेगी? 0 और 1 के लैंग्वेज में। कंप्यूटर को यही भाषा समझ में आती है, इसके अलावा दूसरी कोई भाषा कंप्यूटर को नहीं समझ में आती है। कुछ भी बोलते रहो, जादू करते रहो, कुछ नहीं समझ आएगा। 0 1 की भाषा बोलोगे, कंप्यूटर समझ लेगा। फिर कंप्यूटर में जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, कंप्यूटर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो ना बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो 0 और 1 है, ये जो 0 और 1 है, इन 0 और 1 को कहा जाता है बिट्स। BITS, बिट। 0 बिट होता है और 1 एक बिट होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में दो ही बिट होती है। पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं सब दो ही बिट पे काम करते हैं, या तो 0 पे होगा या तो 1 होगा। एक बिट की एक ही वैल्यू हो सकती है, या 0 होगी या 1 होगी। अगर मैं 8 बिटों का, 8 बिट का एक ग्रुप बना दूं, उस 8 बिट के ग्रुप को कहा जाएगा बाइट। और बाइट्स के फॉर्म में मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है। बाइट क्या है? 8 बिट्स का एक ग्रुप। 8 बार 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 करके मैंने कुछ लिख दिया, वो बन गया एक बाइट। और इसी फॉर्मेट में डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है। मेमोरी की कैपेसिटी और फाइल साइज को मेजर करने के लिए बाइट का यूज करते हैं। अभी जो बाइट होता है ना, बाइट से पहले एक प्रीफिक्स लगा होता है। वो प्रीफिक्स बताता है बाइट की क्वांटिटी की कितने बाइट है। अगर मैंने बोल दिया किलो बाइट, किलो का मतलब 1000, तो अगर बाइट से पहले किलो बाइट लगा यानी कि उसमें 1000 बाइट है। बाइट से पहले अगर मेगा लगा है, बाइट से पहले अगर मेगा लगा है तो मेगा का मतलब होता है 10⁶। किलो का मतलब होता है 1000, 1000 मतलब 3 0 यानी कि 10 पे 3 0, 1000 हो गया। वो हो गया किलो। बाइट से पहले अगर मेगा लगा है यानी कि 10 पे 6 0, यानी कि 10 लाख। तो यानी कि 10 लाख बाइट है। ठीक है। अगर मैंने बोल दिया गीगा बाइट, गीगा का मतलब होता है 10 के ऊपर 9। गीगा का मतलब होता है 9 0। 9 0 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 9 करके, तो यानी कि इतने बाइट है उसमें। इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, टेरा बाइट होता है, पेंटा बाइट, हेक्सा बाइट, जेटा बाइट, बहुत सारी चीजें होती है। 6 होगा, फिर उसके बाद आपके पास 9 होगा, 12 15 21 तक इस तरीके से चलता चला जाता है। तो मेन यूनिट क्या है? मेन यूनिट तो बाइट ही है ना। मेन यूनिट है बाइट। उस बाइट के पहले कुछ लगा दे रहे हैं, किलो लगा दे रहे हैं तो वो 1000 बाइट हो गया, मेगा लगा दे रहे हैं तो वो 10 लाख बाइट हो गया। वो बस क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी बदल रहा है। मेन यूनिट हमारी क्या होगी? बाइट। फिर स्टोरेज। स्टोरेज क्या है भाई? बेसिकली जहां पे मैं अपनी सारी चीजें स्टोर करके रख रहा हूँ ना लंबे समय तक, वो हो गया हमारा स्टोरेज। टू बी मोर स्पेसिफिक, सेकेंडरी स्टोरेज। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स होते हैं, लैन, मैन, वैन, इंटरनेट, ब्राउजर। यहाँ पे मैं इनको बहुत डिस्कस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सेकंड चैप्टर पूरा इसी पे ही है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखो, कंप्यूटर कई तरह के होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर कई तरह के होते हैं। मैं उनको 3 आधार पे डिवाइड कर सकता हूँ। भाई कोई चीज अगर मैं मान लो डिवाइड करना चाहता हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि किस आधार पे उनको बांटना चाहते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि ये मैंने आपको 100 लोग दिए, 100 लोगों को बांट दो, 100 लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दो, 100 लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दो, तो आपका सवाल पहले मुझसे होगा भाई किस आधार पे मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूँ। किस आधार पे डिवाइड करना है? मुझे मेल फीमेल अलग करने हैं, मुझे एज ग्रुप के हिसाब से लोग अलग करने हैं, मुझे कोर्स के हिसाब से लोगों को अलग करना है। मतलब एक आधार होना चाहिए ना जिसके हिसाब से हम बांटेंगे लोगों को।
डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में, तो उसी तरीके से कंप्यूटर है। मैंने आपसे बोला कंप्यूटर कितने टाइप होते हैं, तो आप मुझसे पूछोगे सर कितने, किस आधार पे आप कंप्यूटर्स को बांटना चाहते हो? कंप्यूटर के साइज के आधार पे बांटना चाहते हो, कंप्यूटर के मैकेनिज्म के आधार पे बांटना चाहते हो, या पर्पस के आधार पे बांटना चाहते हो? किस तरीके से बांटना चाहते हो पहले मुझे ये तो बताओ। तो कंप्यूटर को ना तीन आधार पे डिवाइड किया जा सकता है, तीन बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। एक तो उनके साइज के बेसिस पे, मैकेनिज्म के बेसिस पे, और पर्पस के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो साइज के हिसाब से ना कंप्यूटर तीन तरह के होते हैं, चार तरह के सॉरी। एक होता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा। मेन फ्रेम उससे छोटा, मिनी उससे छोटा, माइक्रो सबसे छोटा जो हम चलाते हैं। मैकेनिज्म यानी कि वो किस तरह के सिग्नल को यूज कर रहा है, किस तरह के सिग्नल पे काम कर रहा है। अगर वो फिजिकल सिग्नल पे काम कर रहा है, यानी कि अगर वो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, रेन, इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया भर में जो हम नॉर्मली देख रहे हैं ना चीजें, फिजिकल क्वांटिटीज है जो, अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहा है तो वो एनालॉग कंप्यूटर है। अगर वो डिस्क्रीट सिग्नल को एनालाइज कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर है। अगर वो दोनों को कर रहा है तो वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड बहुत हमें देखने को मिलता है। जैसे बाइक है, बाइक में स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर डिजिटल होता है। आपको आउटपुट वो भले ही डिजिटल में दे रहा हो, लेकिन वो नाप क्या रहा है कि आपकी स्पीड कितनी, स्पीड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नाप रहा है ना वो एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, यानी कि एनालॉग में इनपुट ले रहा है और आपको डिजिटली दिखा रहा है, तो वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया। और पर्पस के आधारित तो बहुत सिंपल से हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। कुछ नहीं होता है। अगर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे दुनिया भर में कोई भी यूज कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो जनरल पर्पस हो गया। अगर कुछ खास लोग ही उसको यूज कर सकते हैं तो वो स्पेशल पर्पस हो गया। आप लैपटॉप लेने जाते हो, मोबाइल फोन लेने जाते हो, जो आपने लिया वो कोई भी ले सकता है, तो वो जनरल पर्पस हो गया। लेकिन अगर एक साइंटिस्ट है और या फिर एक कोई कंपनी है जो वेदर फोरकास्टिंग करती है, तो उसको सुपर कंप्यूटर या फिर इस तरह के कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें प्रिडिक्शन किया जा सके। तो वो स्पेशल टाइप का ही तो कंप्यूटर खरीदेंगे। अब सुपर कंप्यूटर की भाई साहब आपको क्या जरूरत है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपके लिए काम ही नहीं है, बेकार इन्वेस्टमेंट है। सुपर कंप्यूटर लेके आओ और उस पर क्या करो, 5+2, 5-3 इसी तरह की चीजें करते रहो। कुछ नहीं होने वाला उससे, उसकी आप पोटेंशियल को वेस्ट करोगे। तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। मेन डिस्कस हमें करना है बेस्ड ऑन साइज। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं, सबसे फास्टेस्ट होते हैं, और इनको डिजाइन किया जाता है बहुत अमाउंट के डेटा को प्रोड्यूस करने के लिए। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड, ट्रिलियन वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना? मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, सीधा ट्रिलियन, अरबों इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में प्रोसेस करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसमें हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट भी यूज होता है। अब मल्टी प्रोसेसर मल्टीटास्किंग क्या होता है ये हम यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे याद रखना है कि एक जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, उसमें एक नहीं कई सारे सीपीयू होते हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं। इसको साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। और जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था ना, वो रॉजर क्रे ने बनाया था 1976 में। इसलिए जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है क्रे 1। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है परम। रॉजर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। अपने साथ ना जब क्लास अटेंड किया करो, एक नोटबुक लेके बैठा करो, पेन लेके बैठा करो, जो ये एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ ना वो साथ में नोट करते जाया करो। जैसे मैंने बताया फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग रॉजर क्रे, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम। तो ये चीजें नोट करते थे। कई सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ ना मिल करके नोट्स में मिलेंगी, दोनों में ना मिल करके जो मैं क्लास में बता रहा हूँ यहाँ पे मिलेंगी। तो कहीं पे भी मिल सकती है भाई, जैसे ही मिले कोई नई इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे नहीं दिख रही है सामने, उसको तुरंत नोट करके रख लो। फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ये यूज किया जाता है कई हजारों लोगों को एक साथ में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ये सर्वर्स होते हैं, मेनली क्या है, सर्वर्स होते हैं। ये कई सारे प्रोग्राम्स को एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं और ये मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में काम आते हैं। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट के डेटा को डेली में प्रोसेस करना होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ये जो सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे डेली में ना बहुत बल्क में डेटा को प्रोसेस करना होता है। तो ऐसे जगहों पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर।
मिनी कंप्यूटर्स होते हैं मिड साइज वाले होते हैं, ये भी कई सारे यूजर्स को एक बार में सपोर्ट करते हैं और इनका भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूज किया जाता है, लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बराबर के नहीं होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लाखों यूजर्स को एक बार में सपोर्ट करता है, हजारों यूजर्स को एक बार में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये जो है ना मिनी कंप्यूटर, ये 4 से 200 यूजर्स तक की एक बार में सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। लाइट वेट होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं, कहीं भी फिट हो जाते हैं, मेन फ्रेम से कम महंगे हैं और बहुत फास्ट होते हैं। दिखने में छोटे होते हैं, इनके दिखने में मत जाना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात होती है, इनमें छोटे से दिखते हैं भले ही, लेकिन प्रोसेसिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं ना, सुपर कंप्यूटर से हम मेन माइक्रो कंप्यूटर की तरफ आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे महंगाई कम होगी, स्पीड कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी, साइज भी कम होगा। सबसे महंगा अगर सुपर कंप्यूटर है तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे सस्ता होगा। सबसे फास्ट अगर सुपर कंप्यूटर है तो सबसे स्लो माइक्रो कंप्यूटर होगा। सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर है तो सबसे सिंपल माइक्रो कंप्यूटर का होगा। माइक्रो कंप्यूटर भाई, इन्हें ना पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये जनरल पर्पस होते हैं, ये सबके लिए बनाए जाते हैं। कोई भी जिसको भी जरूरत है कंप्यूटर की थोड़ी बहुत, भाई ले लो, खरीद लो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बताया एनालॉग, एनालॉग के आधार पे जो फिजिकल वैल्यूज को मेजर करते हैं उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि आपके बाइक में स्पीडोमीटर है, अगर वो कांटे लगे ना, सुइयां लगी हुई है, तो वो बिल्कुल सिंपल सा मीटर है, वो पूरा एनालॉग मीटर है, उसमें कुछ भी डिजिटल नहीं है। अगर वहां पे हटा के नंबर दिखने लगे तो वो बन जाता है हाइब्रिड। ठीक है। फिर डिजिटल की बात करें तो हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं वो सब डिजिटल ही होते हैं, सारे डिजिटल होते हैं, यहाँ पे एनालॉग जैसा कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर जो है हमारा, उसे ऑन करो, काम करना चालू कर दो, किसी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर रहे हो वहां पे। अगर ये चीज ध्यान रख लो बस इस 3 चीजों में, मैकेनिज्म के आधार पे, कि अगर आप यूज कर रहे हो कोई कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है, जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, तो वो एनालॉग होगा। अगर वहां पे फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो डिजिटल होगा। अगर दोनों चीजें हैं, फिजिकल मेजर कर रहा है और डिजिटल में आउटपुट दे रहा है, तो वो हाइब्रिड बन जाएगा। जैसे आपका डिजिटल मीटर, और पेट्रोल पंप पे जो मीटर दिखाई देता है, पेट्रोल निकल रही होती है, वॉल्यूम मेजर होता है, पेट्रोल कितनी निकल रही है उसके हिसाब से रेट डिस्प्ले होता है, तो वो जो डिस्प्ले मीटर है वो भी एनालॉग मीटर है। फिर पर्पस के आधार पे जनरल पर्पस, जो भाई सबके लिए होते हैं, सब कोई भी यूज कर सकता है और ये सस्ते होते हैं। फिर आते हैं स्पेशल पर्पस, जो महंगे होते हैं, जिन्हें हर कोई यूज नहीं कर सकता है। तो दिस इज इट। अगला जो है आपका, तो आई होप क्लास को आज यहीं तक रखना चाहिए, टाइम भी हमारा हो चुका है। और किसी को भी अगर कोई चीज इस क्लास से रिलेटेड नहीं समझ में आई हो, देन आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाउट अपना लिख दो, जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। आई होप सभी को क्लास पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है आपने, नहीं किया है तो ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि उसमें जो भी ये जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस आपको सारी यूट्यूब पे ही मिलेंगे, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है।